हेलो नमस्कार भाइयों और बहनों। एग्जाम बंधु एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने राजस्थान ज्योग्राफी का एक वीडियो पहले करवा दिया था, उसमें 120 क्वेश्चन थे। आज उसी पीवाईक्यू सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है, तो आपने वो वीडियो देखा होगा। 120 क्वेश्चन उसमें थे, 120 इसी में है। तो अपने को क्या है, इसको प्रैक्टिस करना और उसके साथ साथ जो पॉइंट नहीं आते उनको लिखना है। तो अपना इसमें रहेंगे, इसमें भी 120 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट है। ये पहला क्वेश्चन है कि 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन ए है केट, ऑप्शन बी है ओलचिन, ऑप्शन सी है जॉर्ज थॉम्स और ऑप्शन डी है जेम्स टोड। तो जॉर्ज थॉम्स ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। जो जॉर्ज थॉम्स ने क्या कहा था? रा, राजस्थान को राजपूताना कहा था। विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉम्स में इस बात का उल्लेख किया है। जॉर्ज थॉम्स आयरलैंड के निवासी थे। आयरलैंड के निवासी थे और विलियम फ्रैंकलिन ने इनके बारे में किताब लिखी। उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉम्स थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर दक्षिण, ऑप्शन बी है पूर्वी तट, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम और ऑप्शन डी है उत्तर उत्तर पूर्वी। तो किस भाग में है राजस्थान भारत के है उत्तर पश्चिम भूभाग में। किस भूभाग में? उत्तर पश्चिम भूभाग में। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र स्थिति के संदर्भ में सही है? सही कथन पूछ रहा है, 3 गलत है और 1 सही है। कौन सा सही है? कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी है कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी है राजस्थान दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। ये अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। ये क्या है? विश्व मानचित्र की स्थिति के संदर्भ में सही है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 3,44,239, ऑप्शन बी है 3,34,229, ऑप्शन सी है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 3,43,329 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा है किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, तो इसका सही आंसर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का यदि वर्ग मील में क्षेत्र पूछ ले तो कितना होगा? 1,32,139 वर्ग मील। ये क्या है? ये होगा वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल। एक वर्ग मील में 1.6, एक वर्ग में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से अपना राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल, इसका आंसर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार की लंबाई क्रमशः कितनी है? ऑप्शन ए 826 एवं 869 किलोमीटर, ऑप्शन बी 862 व 896 किलोमीटर, ऑप्शन सी 892 एवं 829 किलोमीटर, ऑप्शन डी 809 एवं 899 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम, पहले है वो उत्तर से दक्षिण है, लंबाई कितनी है, और पूर्व पश्चिम से लंबाई कितनी, ये पूछ रहा है। तो अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिणी लंबाई है वो तो है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच 43 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो इस हिसाब से क्या होगा? उत्तर से दक्षिणी है वो 826 और पूर्व से पश्चिम विस्तार की लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। ऑप्शन ए अपना राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राजस्थान का सुदूर पूर्व देशांतर कौन सा है? सुदूर पूर्व देशांतर कौन सा है? तो इसका होगा 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर कहाँ है? धौलपुर में। कहाँ है ये? धौलपुर के सिलान गांव में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है? वो ही सेम रिपीट हो गया, तो ये होगा 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये है उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे
जॉर्ज थॉम्स थे, इन्होंने 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना कहा था। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। तो भारत का कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है राजस्थान है, तो कितना है 10.41, से पहले भी अपन ने पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है अपना राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर अपने 869 और 826 का डिस्टेंस कितना है 43। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण है वो 826 है, उस हिसाब से 43 किलोमीटर अपना क्या है अंतर है इसका। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए है बनास बेसिन इन पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन बी अरावली श्रृंखलाओं का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। ऑप्शन सी है ये विश्व के प्राचीनतम पर्वत में से एक है। ऑप्शन डी है इन श्रृंखलाओं की अनुमानित लंबाई 692 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बनास बेसिन इन श्रृंखलाओं के पश्चिम में ना होकर के कहाँ है पूर्व में स्थित है। कहाँ है पूर्व में, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए असत्य है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है डांट के संदर्भित है कौन सा एक डांट को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए सरस्वती नदी का आधार तल है। ऑप्शन बी है थार मरुस्थल के तरागे क्षेत्र। ऑप्शन बी है नागौर की उच्च भूमि में स्थायी बालू का स्तूप। और ऑप्शन डी है थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झील होती है वो है। क्या है, तो डांट का अर्थ है थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झील होती है बारिश के समय बनती है, लेकिन बारिश बंद होने के बाद ये अक्सर सूख जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है डांट कहा जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सम्मिलित है, कौन सा या कौन से सही सम्मिलित है। एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ प्रमुख शिखर दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए में माउंट आबू ऋषिकेश, ऑप्शन बी में जसवंतपुरा डोरा, ऑप्शन सी में सिवाना नाकोड़ा और ऑप्शन डी में है जालोर में जारोल। तो कौन से पर्वतीय शिखर है सही सम्मिलित है। तो ऋषिकेश माउंट आबू में ये भी सही है, जसवंतपुरा में डोरा पर्वत है ये भी सही है, सिवाना नाकोड़ा की पहाड़ियां सिवाना में ये भी सही है, जारोल पर्वतीय क्षेत्र ये भी जालोर में। इस हिसाब से ए बी सी डी तीनों ही सही है, ऑप्शन है ए सही है। इसका क्या है ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर चयन चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ऑप्शन ए है काला काला भरा डूंगर लूनी बेसिन के पश्चिम सीमा बनाता है। ऑप्शन बी है सालीसर जसूसर और मसीसर शेखावटी प्रदेश में अवस्थित है। और ऑप्शन सी है हनुमानगढ़ के निकट गगर नदी का तल नाली कहलाता है। इनमें से कौन सा कथन है सही है, ये अपने को कूट से चुनना है। तो ऑप्शन है काला भरा डूंगर लूनी बेसिन के पश्चिम सीमा ना बना के पूर्वी सीमा बनाता है। क्या बनाता है पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा बनाता है। सालीसर जसूसर मसीसर शेखावटी प्रदेश में अवस्थित है, ये क्यों कथन सही है। और हनुमानगढ़ के निकट है घग्गर नदी का तल नाली कहलाता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से अपना क्या होगा बी और सी सही है। क्या है बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन है अरावली की निम्नांकित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या है देलवाड़ा है वो अपनी 1442 मीटर, जरगा है वो 1431 मीटर और असलगढ़ है 1380 मीटर और कुंभलगढ़ है वो 1224 मीटर। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस हिसाब से क्या है घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले बड़ी उसके बाद छोटी उसके बाद उससे छोटी, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगी देलवाड़ा, पहले देलवाड़ा, उसके बाद आएगी जरगा, जरगा, उसके बाद आएगी असलगढ़, और सबसे बाद में आएगी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ इस हिसाब से देलवाड़ा जरगा अचलगढ़ और कुंभलगढ़। ऑप्शन है सी राइट है। क्या है ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में शामिल किए गए हैं? कौन से क्षेत्र है जो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में शामिल किए गए? ऑप्शन ए लूणी बेसिन, 2 दक्कन का लावा पठार, 3 है गग्गर का मैदान, 4 है सपन बेसिन। इसमें से कौन है वो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में शामिल है? तो कौन है? लूणी बेसिन है, दक्कन का लावा पठार नहीं है, सपन बेसिन नहीं है, तो गग्गर का मैदान है। इस हिसाब से होंगे 1 और 3। ऑप्शन ए इज ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान में सबसे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो गरु शिखर है। कौन सी है? गरु शिखर है और इसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। 1722 मीटर ऊंचाई है। अगला है, राजस्थान के जिले जो गग्गर के मैदान में अवस्थित है। ऑप्शन ए है गंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन बी है राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है बारह एवं झालावाड़, और ऑप्शन डी है भरतपुर और धौलपुर। तो कौन से जिले है जो गग्गर के मैदान में स्थित है? यह है गंगानगर और हनुमानगढ़। गग्गर के मैदान में सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर का सही समूह है। तो ऑप्शन ए है कुंभलगढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़, ऑप्शन बी है रघुनाथगढ़, दूर दूर महाराज जी सायरा, ऑप्शन सी है ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ियाँ और दिलवाड़ा, ऑप्शन डी है रोजा, भाकर, झरगा और है आबू पर्वत। तो इसमें पूछ क्या रहा है? 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के शिखरों का सही समूह है। तो इसमें होगा ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी और दिलवाड़ा। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला की रघुनाथगढ़ चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली का भाग है। किस जिले में है? सीकर में। किसमें? सीकर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए है ये मालवा का पठार का हिस्सा है, ऑप्शन बी ये हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 3000 मीटर है, और कथन डी है मुकुंदरा की पहाड़ियां भी इसी प्रदेश का भाग है। तो दक्षिण पूर्वी पठार के संदर्भ में 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से सही है? तो ये मालवा के पठार का विस्तार है, यह सही है, और ये हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 3000 मीटर ना होकर कितनी है? 500 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। तो इस हिसाब से ये गलत है। मुकुंदरा की पहाड़ियां भी इस प्रदेश का भाग है, ये सही है। तो इस हिसाब से होगा ए बी और डी, ए बी और डी। ऑप्शन है सी राइट। ऑप्शन है सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है मेवाड़ की पहाड़ियां, ऑप्शन बी है हाड़ौती का पठार, ऑप्शन सी है बूंदी का पठार, ऑप्शन डी है बुंदेलखंड का पठार। दक्षिण पूर्व पठार को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाड़ौती के पठार के नाम से। निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं पूछ रहा। ऑप्शन ए है हरचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, ऑप्शन बी है देवगढ़ का पिडमांड का मैदान, ऑप्शन सी है शाहबाद की उच्च स्थल, और ऑप्शन डी है गंगदर की उस क्षेत्र। तो ये कौन सा है? हाड़ौती पठार का भाग नहीं है। तो कौन सा है? देवगढ़ का पिडमांड का मैदान। ये कहाँ है? ये राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी से निर्मित है। राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी से निर्मित है। भीलवाड़ा के मध्य बनास से निर्मित है। तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली की चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची है और असलनाथ से नीची है। ऑप्शन ए है सीरावास, ऑप्शन बी है लीलागढ़, ऑप्शन सी है रघुनाथगढ़, और ऑप्शन डी है सज्जनगढ़। तो इसका आंसर होगा रघुनाथगढ़। इनकी कितनी है? 1055 मीटर ऊंचाई है। 1055 ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, सपन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी मैदानी क्षेत्र,
ऑप्शन बी है पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है अरावली क्षेत्र और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो सपन का मैदान है वो पूर्वी मैदान क्षेत्र का भाग है। किसका है? पूर्वी मैदान क्षेत्र का भाग है। ये पशु परिचर में पूछा गया है और पूर्व मैदानी क्षेत्र इसका आंसर है। सही है। क्या है? पूर्व मैदानी क्षेत्र में सपन का मैदान स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ऑप्शन बी है अरज शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन सी है अरावली क्षेत्र, ऑप्शन डी है पूर्वी मैदान क्षेत्र। तो इसमें क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। क्या है? दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र क्या है? हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। कथन ए अरावली पर्वत को अरावल पहाड़ भी कहा जाता है। कथन बी है अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ऑप्शन सी है इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ऑप्शन डी है गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन से कथन इसमें से सही है, इनकी पहचान करनी है। तो अरावली पर्वत को अरावल पहाड़ भी कहा जाता है, यह सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, यह भी सही है। और इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, यह गलत है। बढ़ती नहीं है, घटती है। क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली की ऊंचाई घटती है। और अगला है गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, यह सही है। तो इस हिसाब से होगा ए बी और डी। ए बी डी ऑप्शन है सी सही है। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान में बांगड़ के उप प्रदेश है। ऑप्शन कथन बी है घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में फैला है। और ऑप्शन सी है नागौर की उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक झीलें का प्रवाह है। और ऑप्शन डी है अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। तो इसमें क्या कर रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान के बांगड़ के उप प्रदेश है, यह सही है। घग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में फैला है, यह भी सही है। और नागौर के उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है, यह भी सही है। अरावली श्रेणी सभी प्रकार के खनिज में समृद्ध है, यह कथन है गलत है। इस हिसाब से होगा ए बी और सी। ऑप्शन है बी राइट है अपना। क्या है? ऑप्शन बी राइट है। अगला है निम्नलिखित स्थल रूप में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? मरुस्थल से संबंधित नहीं है। बालू का स्तूप है, बरकान है, लेकिन ऑक्सबो झील गोखुर झील नहीं है। क्या है? गोखुर झील है नहीं है। तो होगा कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो होगा केवल तीन। केवल है तीन। राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है? राजस्थान का कौन सा पठार है कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य? तो कौन सा है? ऑप्शन ए है मारवाड़ का पठार, ऑप्शन बी है मेवात का पठार, ऑप्शन सी है हाड़ौती का पठार और ऑप्शन डी है भोराट का पठार। तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य वो पठार है, वो भोराट का पठार है। कौन सा है? भोराट का पठार। कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में और गोकुंदा में 1572 में हुआ था राज्याभिषेक। तो ये मान लो इनके मध्य है वो भोराट का पठार है। क्या है? कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य भोराट का पठार है। यहाँ राणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म हुआ था और फरवरी 1572 में गोकुंदा में राणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक हुआ था उदय सिंह की मृत्यु के बाद। तो इस हिसाब से यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी कनेक्ट करके पढ़े तो भोराट का पठार याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए है लवण मृदा, ऑप्शन बी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी है काली मृदा और ऑप्शन डी है लेटेराइट मृदा। तो राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो होगी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मृदा में कांकर परत स्थलाकृति पाई जाती है? कांकर परत स्थलाकृति किस मृदा में पाई जाती है? ऑप्शन ए लेटेराइट मृदा, ऑप्शन बी है पीट मृदा और ऑप्शन सी है शुष्क मृदा और ऑप्शन डी है वन्य मृदा। किसमें कांकर परत पाई जाती है? तो वो कौन सी मृदा में पाई जाती है? शुष्क मृदा में। कौन सी में? शुष्क मृदा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जलोढ़ मृदा की कौन सी विशेषता है? जलोढ़ मृदा की विशेषता पूछ रहा है। कथन एक है इसकी पानी संग्रह की क्षमता कम है, ऑप्शन बी है ये उपजाऊ मृदा है, ऑप्शन सी है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और लोहे तत्व की कमी पाई जाती है, ऑप्शन डी कथन डी है ये बालुई मिश्रण है। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है, इसकी कौन सी विशेषता है? तो इस हिसाब से होगा ये उपजाऊ मृदा है और ये बालुई मिश्रण है। इसमें पानी संग्रह की क्षमता अधिक होती है ना कि कम।
इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और लोह तत्व की कमी नहीं पाके क्या पाई जाती है? अधिकता और समृद्धता पाई जाती है। क्या है? अधिकता या समृद्धता पाई जाती है। तो इस हिसाब से अपना क्या होगा? बी और डी सही है। जलोढ़ मृदा की विशेषता कौन सा है? उपजाऊ मृदा और बालुई मिश्रण है। अगला है, जिलों के किस युग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा किस युग में पाई जाती है? ऑप्शन ए है भरतपुर धौलपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर नागौर, ऑप्शन सी है कोटा बूंदी और ऑप्शन डी है बीकानेर है और जोधपुर। तो किस में है? इसमें भरतपुर और धौलपुर में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भरतपुर और धौलपुर में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक विशेषता शुष्क मृदा से संबंधित नहीं है? कौन सी एक है शुष्क मृदा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है रंग में लाल से भूरी, ऑप्शन बी है लवणीय प्रकृति, ऑप्शन सी है बलुई बनावट, ऑप्शन डी है ह्यूमस समृद्ध। तो इसमें शुष्क मृदा से संबंधित नहीं पूछा है, तो इसमें क्या होगा? ह्यूमस समृद्ध नहीं होकर के इसमें क्या होती है? इसकी कमी होती है। ह्यूमस की क्या होती है? शुष्क मृदा में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मृदा किस जिलों युगम में मुख्यतः पाई जाती है? ऑप्शन ए है भरतपुर धौलपुर, ऑप्शन बी है जालोर बाड़मेर, ऑप्शन सी है दौसा सवाई माधोपुर और ऑप्शन डी है चूरू और झुंझुनू। लवणीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा जालोर और बाड़मेर। कौन होगा? जालोर और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अवनालिका आवर्धन से सर्वाधिक ग्रसित है? कौन सा जिला अवनालिका आवर्धन से सर्वाधिक ग्रसित है? तो ऑप्शन ए है झालावाड़, ऑप्शन बी है दौसा, ऑप्शन सी है टोंक और ऑप्शन डी है करौली। तो इसमें अवनालिका आवर्धन से कौन सा प्रभावित है? करौली। कौन सा है? करौली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भू संसाधन के संरक्षण के हित में नहीं है? निम्न में से कौन सा भू संसाधन के संरक्षण के हित में नहीं है? ऑप्शन ए है अतिचारण पर नियंत्रण, ऑप्शन बी है रासायनों को प्रोत्साहन, ऑप्शन सी है वनीकरण और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक भू उपयोग। तो भू संसाधन के संरक्षण के हित में नहीं है, ऐसा कौन सा इसमें कथन है? तो इसमें होगा रासायनों का प्रोत्साहन ना होकर के इनका हतोत्साहन होना चाहिए। जैविक खेती का बढ़ावा दे वो भू संरक्षण के जैविक कार्यक्रमों का। भू संसाधन के संरक्षण के हित में नहीं है तो क्या है? रसायनों को प्रोत्साहन, ये है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मिश्रित लाल काली मृदा किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा डूंगरपुर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है चूरू झुंझुनू नागौर और ऑप्शन सी है दौसा जयपुर टोंक और ऑप्शन डी है बूंदी बारा झालावाड़। तो लाल मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरक्षण विधि पवन अपरदन नियंत्रण हेतु हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कौन सी है पवन अपरदन नियंत्रण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है चट्टानी बांध, ऑप्शन बी है सीढ़ीदार कृषि, ऑप्शन सी है शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन डी है अंतर संचयन। तो कौन सी एक है जो पवन नियंत्रण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी है? इसमें शेल्टर होगा। कौन सा होगा? शेल्टर बेल्ट। मतलब पेड़ पौधों को उगाना और वायु के प्रवाह को कम करना। पेड़ पौधों को उगा करके वायु के गति को कम करना जिससे मिट्टी कटाव रुक सके। तो इस हिसाब से होगा शेल्टर बेड। क्या होगा? शेल्टर बेड। और सीढ़ीदार कृषि होती है, ये जल अपर्दन को रोकने में सहायक होती है। कौन सी? जल अपर्दन और मृदा अपर्दन रोकने को सहायक होती है। इकतीस मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल वाले स्रोत 3 जिले हैं। ऑप्शन ए उदयपुर अलवर बारा, ऑप्शन बी है उदयपुर बारा प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है उदयपुर अलवर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है उदयपुर बारा और करौली। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले पूछ रहा है मार्च 2031 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार। तो होंगे उदयपुर बारा और करौली। कौन से? उदयपुर बारा और करौली। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार राज्य के कुल अभिलेख वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट किया गया है? राजस्थान में वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। संरक्षित वन क्षेत्र,
आरक्षित वर्ग क्षेत्र, आरक्षित वन क्षेत्र। और तीसरा है अवर्गीकृत। तो सर्वाधिक है वो संरक्षित है, कितने है 56%। कितना है 56%। ये है 37%। और ये है 6.5%। इस हिसाब से क्या पूछा है, वन विभाग जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है आरक्षित है, तो कितना है 37%। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। अगला है राजस्थान, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर वन क्षेत्र की पहचान कीजिए। ऑप्शन है, ये राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। बी है कथन वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर है। डी है 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये कौन से वन है, ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। ये कौन से है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, माउंट आबू में पाए जाते हैं। क्या, माउंट आबू और पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी एक घास प्रजाति है। ऑप्शन ए खस, ऑप्शन बी तेंदू, ऑप्शन सी महुआ और ऑप्शन डी केर। कौन सी एक है घास की प्रजाति है, तो है ऑप्शन ए खस है। खस क्या है, एक घास की प्रजाति है। बाकी ये क्या है, ये वनस्पति का वनस्पति है। तेंदू महुआ और केर, खस क्या है, घास की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है वी एफ पी एम सी, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा ग्राम वन संरक्षण एवं प्रबंधन समिति, विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी होगा। क्या होगा, ग्राम वन संरक्षण एवं प्रबंधन समिति होगा। विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी क्या होगा, ग्राम वन संरक्षण एवं प्रबंधन समिति। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते। क्या, शुष्क सागवान नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए है डूंगरपुर, ऑप्शन बी है झालावाड़, ऑप्शन सी है बारा और ऑप्शन डी है करौली। तो किस एक जिले में शुष्क सागवान है वन नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर होगा करौली। क्या होगा, करौली में नहीं पाए जाते। बाकी इन तीनों जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। अगला है राजस्थान में तेंदू वृक्ष के लिए प्रमुख जिला है। राजस्थान में तेंदू वृक्ष के लिए प्रमुख जिला है। ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी सीकर और ऑप्शन डी भरतपुर। तो तेंदू के लिए कौन सा है, झालावाड़ जिला है। तेंदू का पत्ता कहाँ मिलता है, बीड़ी उद्योग में काम लिया जाता है। कहाँ मिलता है, झालावाड़ में। राजस्थान में 2021 में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक थे। ऑप्शन ए आरक्षित वन, ऑप्शन बी अवर्गीकृत वन, ऑप्शन सी निजी वन, ऑप्शन डी रक्षित वन। तो कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक थे, तो रक्षित वन सर्वाधिक थे 56%। कितने थे, 56%, 56.5। तो इस हिसाब से ये हो गए। और आरक्षित कितने थे, 37%। और अवर्गीकृत 6.5%। तो इस हिसाब से सर्वाधिक थे रक्षित वन थे, प्रोटेक्ट वन। निम्न में से कौन से वन द्वारा उत्पादित नहीं है। ऑप्शन ए लाख, ऑप्शन बी कत्ता, ऑप्शन सी गोंद और ऑप्शन डी सिलिका। कौन सा एक है जो वन उत्पाद नहीं है, कौन सा एक है जो वन उत्पाद है नहीं है। तो इसमें होगा सिलिका। सिलिका क्या है, एक प्रकार का खनिज है। वन विभाग वन विभाग राजस्थान का वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षारोपण है कितना है। ऑप्शन ए है 0.027 हेक्टर, ऑप्शन बी है 0.037 हेक्टर, ऑप्शन सी है 0.022 हेक्टर और ऑप्शन डी है 0.032 हेक्टर। तो प्रति व्यक्ति औसत वनावरण व वृक्षावरण कितना है, 0.037 हेक्टर है। कितना है, 0.07 हेक्टर। अगला है शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान
के मार्ग से राजस्थान पहुंचता है। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचता है? ऑप्शन ए पछुआ पवन है, ऑप्शन बी है व्यापारिक पवन है, ऑप्शन सी है लू और ऑप्शन डी है ध्रुवीय पवन है। तो किससे पहुंचता है? पछुए पवनों के माध्यम से पहुंचता है। और राजस्थान में मावठ वर्षा करता है वो पछुए पवनों के कारण ही होती है। मावठ वर्षा होती है वो क्या है? पछुए पवनों के कारण ही होती है। 80 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? एक जिले से 80 सेंटीमीटर सेमी सम वर्षा रेखा नहीं गुजरती, उसका चयन करना। ऑप्शन ए है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है बूंदी और ऑप्शन डी है झालावाड़। तो 80 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा बूंदी से नहीं गुजरती। किससे? बूंदी से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है तापमान और वर्षा के आधार पर आर्द्र जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित में जिलों में से कौन से है? आर्द्र जलवायु क्षेत्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए चूरू नागौर सीकर, ऑप्शन बी है जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, ऑप्शन सी है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जोधपुर और ऑप्शन डी है अलवर भरतपुर धौलपुर। तो इसमें पूछ क्या रहा है? आर्द्र जलवायु, वर्षा तापमान और है वर्षा के आधार पर आर्द्र जलवायु पूछ रहा है। तो इसमें आंसर होगा अलवर भरतपुर और धौलपुर क्या है? आर्द्र जिले है। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन डी सही है। जब बांसवाड़ा में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो कौन सी घटना होती है? जब बांसवाड़ा में कर्क रेखा सूर्य पर सीधा चमकता है तो कौन सी घटना होती है? ये सूर्य सीधा जून के महीने में चमकता है तो उस टाइम तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने के कारण क्या होगा? न्यून दाब होगा। न्यून दाब होगा। क्या होगा? न्यून दाब। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा डी। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय किस वर्ष से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2015। तो कब किया गया था? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय राजस्थान में 2019 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 2019। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है? ऑप्शन ए सिरोही और पाली, ऑप्शन बी है धौलपुर और करौली, ऑप्शन सी है अजमेर टोंक, ऑप्शन डी है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो उष्ण क्या पूछ रहा है? उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश ए डब्ल्यू में कौन से जिले सम्मिलित है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्णतः BWS जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। BWS के अंतर्गत आता है वो पूर्णतः आता वो एक ही आता है। कौन सा? जैसलमेर। अगला है मावठ एक प्रकार की है। मावठ क्या है? पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। क्या है? एक प्रकार की वर्षा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ग्रीष्म ऋतु रहती है। ऑप्शन ए अप्रैल से मध्य जुलाई, ऑप्शन बी है मार्च से मध्य जुलाई, ऑप्शन सी है अप्रैल से मध्य जून और ऑप्शन डी है मार्च से मध्य जून। तो ग्रीष्म ऋतु रहती है वो मार्च से मध्य जून के बीच में रहती है। राजस्थान में जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित है वे है। एक युग्म में उन जिलों को चुनना है जिनमें हर 8 वर्ष के बाद एक बार सूखे की पुनरावृत्ति की संभावना रहती है। तो ऑप्शन ए है दौसा और अलवर, ऑप्शन बी है चूरू और गंगानगर और ऑप्शन सी है सवाई माधोपुर व टोंक और ऑप्शन डी है भरतपुर और धौलपुर। तो इसका आंसर होगा भरतपुर और धौलपुर में हर 8 वर्ष के बाद सूखे पुनरावृत्ति की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है अरावली, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरावली। अरावली के पश्चिमी भाग में लूणी नदी, पूर्वी भाग में चंबल जैसी नदियां बहने के कारण ये क्या है?
जल विभाजक की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूल या जलप्रपात है स्थित है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है बेतवा और ऑप्शन डी है लूणी। तो चूल या जलप्रपात है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, किस नदी पे है? चंबल पे है। किस पे है? चंबल नदी पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? इसमें एक नदी पूछ रहा है, वो साबरमती की सहायक है। तो कौन सी नदी? ऑप्शन ए है माजम, ऑप्शन बी है चाप, ऑप्शन सी है सागी और ऑप्शन डी है गंभीरी। तो इसका आंसर होगा माजम। क्या होगा? ऑप्शन ए माजम नदी क्या है? साबरमती की सहायक है। अगला है, हाथीमती सहायक नदी है। हाथीमती किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए है सोम नदी, ऑप्शन बी माई नदी, ऑप्शन सी है साबरमती नदी और ऑप्शन डी है पश्चिम बनास नदी। हाथीमती साबरमती की सहायक नदी है। हाथीमती साबरमती नदी की सहायक है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है? ऑप्शन ए अजमेर के नागपाड़, ऑप्शन बी है रूपल हिमनद, ऑप्शन सी है विंध्याचल के मिंडा पर्वत, ऑप्शन डी है चौरासीगढ़। तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर के नागपाड़ से होता है। उसके बाद अजमेर ब्यावर पाली से होके बाड़मेर से होते हुए कच्छ के रण में गिरती है। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में इसका समापन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है? इसमें एक नदी है, उसको चुनना है जो अंतस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है कांतली नदी, ऑप्शन सी है बनास नदी, ऑप्शन डी है साबरमती नदी। तो इसका सही आंसर होगा कांतली नदी। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ या सीकर से निकलती है, उसके बाद से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके चूरू और झुंझुनू की सीमा पे जाके विलीन हो जाती है। ये शेखावटी क्षेत्र की अंतस्थलीय नदी है और इसके जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसे तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तोरावाटी। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? चूलिया जलप्रपात है राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर निर्मित है। अगला है, निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं? ऑप्शन ए सोम आऊ बांडी, ऑप्शन बी है बनास मैनाल बेड़स, ऑप्शन सी है मोरेल मैनाल गंभीरी और ऑप्शन डी है बनास कोटारी और मोरेल। तो क्या है? बनास मैनाल और बेड़स नदियों के संगम पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पे आके आकर विलीन हो जाती है? ऑप्शन ए भटनेर, ऑप्शन बी कोलायत, ऑप्शन सी तलवाड़ा, ऑप्शन डी खंडेला। तो भटनेर नदी किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तो किस स्थान पे विलीन होती है? भटनेर के पास। कहाँ पे? भटनेर के पास। राजस्थान में प्रवेश होता है वो तलवाड़ा हनुमानगढ़ से टीबी से होता है और विलुप्त होती है कहाँ होती है? भटनेर के पास। और कभी कभी इस नदी का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ है नदी दी हुई है, उनकी दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां है। तो माई की सहायक नदी है अनास, काली सिंध की है निवाज, पार्वती की है एली और बेडस की है गंभीरी। इस हिसाब से ए के साथ 3, बी के साथ है 1 और सी के साथ 4 और डी के साथ 2। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए विग्रहराज,
ऑप्शन बी अजयराज, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज और ऑप्शन डी है अर्णोराज। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। अगला है राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? वही सेम रिपीट हो गया, आना सागर है वो अजमेर में। अगला है कायलाना झील कहाँ स्थित है? कायलाना झील ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी अलवर। तो कायलाना झील है वो कहाँ है? जोधपुर में है। 1872 में प्रताप सिंह ने कायलाना झील का निर्माण कराया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सुमिलित नहीं है? एक तरफ झील दे रखी है, एक तरफ जिला दे रखा है, कौन सा एक सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए पुष्कर अजमेर, ऑप्शन बी फौज सागर उदयपुर, ऑप्शन सी है मोती झील भरतपुर और ऑप्शन डी है कोलायत बीकानेर। तो इसमें एक सुमिलित नहीं पूछ रहा है तो होगा फौज सागर उदयपुर में ना होकर कहाँ है? अजमेर में। अगला निम्न में से कौन सा युगम सही सुमिलित है? एक तरफ जिले दे रखे, दूसरी तरफ झीलें दे रखी है, बूंदी, भीमतल और जय सागर। ऑप्शन बी में है धौलपुर में तालाबशाही और भीम सागर, ऑप्शन सी में है जालौर में बालसमंद और जय सागर, ऑप्शन डी है दौसा में झिलमिली और मोती सागर। तो कौन सा है सही सुमिलित पूछ रहा है तो एक युगम में सही सुमिलित है। बूंदी में भीमताल और जय सागर है तो ये है सही। धौलपुर में तालाबशाही है लेकिन भीम सागर कहाँ है? झालावाड़ में। बालसमंद, बालसमंद जोधपुर में है और जय सागर अलवर में है। जय सागर अलवर में और बालसमंद जोधपुर में। झिलमिली दौसा में है लेकिन मोती सागर कहाँ है? भरतपुर में। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन ए सही है। सही सुमिलित है वो बूंदी में क्या है? भीमताल और जय सागर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कौन सी झील है वो कृत्रिम झील है? ऑप्शन ए उदय सागर, ऑप्शन बी है जयसमंद झील, ऑप्शन सी है डीडवाना, ऑप्शन डी है पिसोला। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है जयसमंद झील है। ये डेबर नदी के किनारे उदयपुर में 1691 17वीं शताब्दी में जय सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जय सिंह ने। सूची एक और सूची दो से सुमिलित कीजिए। एक तरफ जिले दे रखी है, दूसरी तरफ है नगर या शहर जहां अवस्थित है। अन्ना सागर कहाँ है? अजमेर में। ताल सापर है चूरू में है। सरदार समद पाली में और टोरडी सागर टोंक में। ए के साथ 3, बी के साथ 1 और सी के साथ 4 और डी के साथ है 2। इस हिसाब से होगा ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमिलित है? निम्न में से कौन से सही सुमिलित है? तो काली सोत 12, भीमताल झालवाड़ा, आनंद सागर बांसवाड़ा और सापरवाड़ा टोंक। इसमें सही सुमिलित कौन से है? तो काली सोत 12 में है, आनंद सागर बांसवाड़ा में है, सापरवाड़ा टोंक में नहीं है और भीमताल झालावाड़ में नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन होगा ए और सी। ए और सी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाबशाही झील स्थित है? तालाबशाही कहाँ है? ऑप्शन ए में जयपुर, ऑप्शन बी में धौलपुर, ऑप्शन सी में उदयपुर और ऑप्शन डी में कोटा। तो तालाबशाही है वो धौलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? ऑप्शन ए पचपदरा, ऑप्शन बी सांबर, ऑप्शन सी लूणकरणसर और ऑप्शन डी डीडवाना। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सांबर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध है? ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी टोंक। तो मेजा बांध है वो कोटारी नदी पे है भीलवाड़ा में। कोटारी नदी पे भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी
पांसना बांध से संबंधित है नहीं है, एक नदी है वो पांसना बांध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए भद्रावती, ऑप्शन बी मोरेल, ऑप्शन सी माची और ऑप्शन डी बरखेड़ी या बरखेड़ा। तो एक नदी है वो मोरेल नहीं है, वो क्या है, पांसना बांध से संबंधित नहीं है। अगला है पंडोह बांध संबंधित है। ऑप्शन ए व्यास परियोजना से, ऑप्शन बी है चंबल परियोजना से, ऑप्शन सी है माई बजाज सागर परियोजना से, ऑप्शन डी है नर्मदा परियोजना से। पंडोह बांध है व्यास परियोजना से संबंधित है। अगला है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1972 और ऑप्शन डी है 1977। तो जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1974 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। माई बजाज सागर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? ऑप्शन ए गुजरात मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन सी है राजस्थान और गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान है और हरियाणा। तो किसकी संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और है गुजरात की है। राजस्थान और है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगला है सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करें। तो इसमें है एक तरफ सिंचाई परियोजना है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति अवस्थिति है। तो इसमें होगा सापी परियोजना झालावाड़ में, विलास परियोजना बारा में, अडवाना बांध भीलवाड़ा में और सावन भादो कोटा में। उस हिसाब से ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 और डी के साथ है 4। तो ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है भरतपुर नहर निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? भरतपुर नहर किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है रामगंगा और ऑप्शन डी है पार्वती। भरतपुर नहर है वो यमुना से संबंधित है। किससे है? यमुना से संबंधित है। आगरा से निकाली गई है और 1906 में इसका निर्माण किया गया था। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना के समर्थन का तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना के समर्थन का कौन सा एक है वो तर्क नहीं है? ऑप्शन ए है जल अभाव क्षेत्र में जल लाती है, ऑप्शन बी है बाढ़ नियंत्रण हेतु जल बहाव का नियमन करती है, ऑप्शन सी है विस्थापन व आजीविकाओं के क्षय का प्रश्रय देती है, ऑप्शन डी है घरों व उद्योगों हेतु विद्युत उत्पादन करती है। कौन सा एक समर्थन में तर्क नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें होगा विस्थापन व आजीविकाओं के क्षय को प्रश्रय देती है, ये इसके समर्थन में तर्क नहीं है। ये क्या है? इसके आलोचना का बिंदु है। क्या है? आलोचना का बिंदु। इस हिसाब से ऑप्शन है सी सही है। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान की निम्नलिखित राज्यों के साथ संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और किन राज्यों के साथ है भाखड़ा नांगल परियोजना की संयुक्त परियोजना है? तो कथन 1 में पंजाब और कथन बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इसमें कौन कौन से राज्यों के साथ है भागीदारी? तो ऑप्शन कथन 1 में पंजाब के साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ है और हरियाणा के साथ है। लेकिन इसमें क्या ए और सी होगा? हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ जल विद्युत परियोजना की भागीदारी है और ऑप्शन में ए और सी दे रखा है। इस हिसाब से ऑप्शन है सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला है व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए पंजाब हरियाणा राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान पंजाब गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पंजाब उत्तर प्रदेश और राजस्थान। व्यास परियोजना है किसकी है? पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना किसकी है? पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या पूछ रहा है तो किस जिले की है? तो जयपुर की है। किसकी है? जयपुर की है। कितनी है? 67 लाख, 67 लाख लगभग। और उसके बाद जोधपुर की है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस या किन जिलों में 2001-2011 के मध्य जनसंख्या दशक की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्ज की गई थी? तो इसमें किन जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो बाड़मेर और जैसलमेर है। इसमें क्या होगा?
बाड़मेर और जैसलमेर में, इन दोनों में 30% से अधिक दर्ज की गई थी। इस हिसाब से अपना ऑप्शन होगा ए और बी। क्या होगा? ए और बी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है हनुमानगढ़ और ऑप्शन डी है झालावाड़। तो इन चारों जिलों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो किसका है? हनुमानगढ़ का है। किसका है? हनुमानगढ़ का है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों के युग्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए अलवर बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है डूंगरपुर राजसमंद, ऑप्शन सी है बाड़मेर बीकानेर, ऑप्शन डी है दौसा और धौलपुर। तो इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले है वो डूंगरपुर और राजसमंद। कौन से है? डूंगरपुर और राजसमंद। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिलों की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस जिले का था? तो ऑप्शन ए जैसलमेर, बी पाली, सी टोंक और डी जालोर। तो जैसलमेर का सबसे कम था। कितना था? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 2001-2011 के दशक में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए बाड़मेर, बी गंगानगर, सी कोटा और डी सिरोही। तो किसकी दशक की वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो बाड़मेर की थी। किसकी थी? बाड़मेर की, 32.5%। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी है चूरू, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी है दौसा। तो सर्वाधिक साक्षरता दर थी कोटा की। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में है? सबसे अधिक लिंगानुपात है किस जिले में? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है धौलपुर। तो सबसे अधिक लिंगानुपात पूछ रहा है तो किस में है? डूंगरपुर में। कितना है? 994। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ जिले में बाल लिंगानुपात दे रखा है 0 से 6 वर्ष की आयु का, और दूसरी तरफ जिला दे रखा है। तो बांसवाड़ा का 934, बी प्रतापगढ़ का 933 और सी है उदयपुर का 926 और डी है भीलवाड़ा का 828। तो इसमें एक पूछ रहा है सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? भीलवाड़ा का 828 ना होकर के कितना है? 928 है। कितना है? 928 है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा डी। राजस्थान में सन 2001-2011 के मध्य सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का युग्म, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का युग्म चुनना है। ऑप्शन ए है पाली सिरोही, ऑप्शन बी है श्रीगंगानगर झुंझुनू, ऑप्शन सी है टोंक बीकानेर, ऑप्शन डी है हनुमानगढ़ चूरू। तो इसका आंसर सही होगा श्रीगंगानगर और झुंझुनू। इनकी कितनी रही थी? गंगानगर की 10% और झुंझुनू की 11%। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1968, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1967 और ऑप्शन डी है 1962। तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना अक्टूबर 1964 में की गई थी। कब की गई थी? अक्टूबर 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। राजस्थान की सड़क लंबाई 31 मार्च 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। राज्य में 1,79,250 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है बुनियादी सड़क आंकड़े 2018-19 के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक राष्ट्रीय सड़क घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर पर 165.24 किलोमीटर है। और शहर राजस्थान में मार्च 2023 के अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 98.18 किलोमीटर था।
और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य में 1949 में सड़कों की लंबाई 13,553 किलोमीटर थी, जो लगातार बढ़कर मार्च 2023 में 3,18,1810 किलोमीटर हो गई है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है, तो वो होगा राजस्थान में मार्च 2023 के अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों का घनत्व 88 किलोमीटर था, ना कि 98। इस हिसाब से ऑप्शन सी गलत है। अगला क्वेश्चन है सांगरिया साचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे गुजरता है, किन किन जगहों से यह सांगरिया साचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे गुजरता है। कथन एक हनुमानगढ़, बी में श्रीगंगानगर है, सी में बीकानेर और डी में जोधपुर। तो इन चारों जगह से गुजरता है, हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, बीकानेर से और जोधपुर से। तो इस हिसाब से ऑप्शन है ए सही है। अगला क्वेश्चन है श्रीराम चतुर्भुज संबंधित है, ऑप्शन ए रेल मार्ग से, ऑप्शन बी सड़क राजमार्ग से, ऑप्शन सी है हवाई मार्ग से और ऑप्शन डी है पाइपलाइन से। श्रीराम चतुर्भुज संबंधित है वो किससे है, सड़क राजमार्ग से। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के किस शहर से आरंभ होती है। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के किस शहर से आरंभ होती है। ऑप्शन ए जोधपुर से, ऑप्शन बी बाड़मेर से, ऑप्शन सी जैसलमेर से और ऑप्शन डी बीकानेर से। तो ये जोधपुर से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है, तो कहां से इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए जोधपुर से। अगला क्वेश्चन है डबोक हवाई अड्डा स्थित है, डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, यह है उदयपुर में। अगला इस है नाल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, नाल कहाँ है, बीकानेर में। अगला है राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। एक कथन सही नहीं है। ओ कथन एक है इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। ऑप्शन बी है पहले 15 वर्ष में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। ऑप्शन सी है यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग के द्वारा तैयार किया गया था। और ऑप्शन डी है सड़क विजन 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्ष में फ्लाई ओवर और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास किया जाएगा। इसमें एक पूछ रहा है सही नहीं है, गलत कौन सा है। तो ऑप्शन ए क्या है, गलत है। इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा, यह सही नहीं है। तो क्या है, सिर्फ सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाना, ना कि गांव से बाजार अर्थव्यवस्था को जोड़ना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है कहलाता है। उसका नाम पूछा, जयपुर में स्थित है हवाई अड्डे का। ऑप्शन ए राणा सांगा हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है सांगानेर हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है राणा प्रताप हवाई अड्डा। तो जयपुर में वो सांगानेर हवाई अड्डा है। कौन सा है, सांगानेर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है। ऑप्शन ए NS2, ऑप्शन बी है NS37, ऑप्शन सी है NS11 और ऑप्शन डी है NS13। तो राजस्थान से होकर कौन सा गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11। अगला है निम्न में से कौन सा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का लक्ष्य नहीं है। 3 लक्ष्य है, एक उसका लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन ए है मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण, ऑप्शन बी है वृक्षारोपण को प्रोत्साहन और ऑप्शन सी है खनिजों का अतिदोहन, ऑप्शन डी है संसाधनों का विकास। तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक लक्ष्य नहीं है, वो क्या है, खनिजों का अति विदोहन, ये इसका लक्ष्य नहीं है, बाकी तीनों है। अगला है राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राजस्थान में राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 2011 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 2010 में और ऑप्शन डी है 2012 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2010 में। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना कब की गई थी, 2010 में।
राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? ऑप्शन ए है भरतपुर, ऑप्शन बी है सिरोही, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी है झालावाड़। तो सूखे की बारंबारता 8 वर्षों में एक बार होती है। ये अपने पहले भी क्वेश्चन के बारे में बोल रखा है। भरतपुर और धौलपुर जिले कौन से है? भरतपुर और धौलपुर। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। भारत मरुस्थलीकरण और भूमि शरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003-5 से 2011-12 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि शरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है? ऑप्शन ए है अधिवास के द्वारा मरुस्थलीकरण भूमि शरण, ऑप्शन बी है वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण भूमि शरण, ऑप्शन सी है वनस्पति शरण के द्वारा मरुस्थलीकरण भूमि शरण और ऑप्शन डी है जल अपर्दन द्वारा मरुस्थलीकरण भूमि शरण। तो इसमें होगा वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण और भूमि शरण। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में रेगिस्तान के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवा की दिशा के कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रवृत्ति अधिक रही है। ऑप्शन बी है थार रेगिस्तान एक मानसून संचालित रेगिस्तान है जहां हवा का कटाव एक बड़ी समस्या है और गर्मियों के दौरान जहां अरावली पर्वत रेगिस्तान के प्रचार में एक बड़ी बाधा है। वहीं बड़े पैमाने पर खनन से पर्वतमाला में कटौती रेगिस्तान के प्रचार को बढ़ावा देती है। तो रेगिस्तान विस्तार के संदर्भ में दो कथन दे रखे हैं। पूछ रहा है कौन सा या कौन से कथन सही है? तो ये कथन दोनों ही सत्य है, एक और दो दोनों ही सत्य है। इस हिसाब से अपना बी सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2001, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 1999। तो विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना कब शुरू की गई थी? सन 2000 में। कब की गई थी? सन 2000 में। अगला है भारत में बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन आधारित है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है। ऑप्शन ए है एनएसएसओ के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर, ऑप्शन बी है योजना आयोग के परिवार के उपभोग के व्यय के सर्वे के आधार पर, ऑप्शन सी है सीएसओ के परिवार के उपभोग के व्यय के सर्वे पर और ऑप्शन डी है एनएसएसओ के परिवार के आय के सर्वे पर। तो क्या है? भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान है किस पर आधारित है? तो किस पे है? एनएसएसओ के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर है। तो इसमें ऑप्शन है ए सही है। अगला है सहसा मुस्सा क्या है? सहसा मुस्सा क्या है? तो यह है 1842-43 में पड़े अकाल का नाम क्या है? सहसा मुस्सा है। अगला क्वेश्चन है बंजर भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधे की खेती के द्वारा बायोफ्यूल के उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए बायोफ्यूल मिशन का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी कृषि मंत्री और ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो बायोफ्यूल मिशन की स्थापना 2005 से में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। इस हिसाब से इसका क्या होगा? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन ए है अतिचारण, ऑप्शन बी है भूमि उपयोग में परिवर्तन, ऑप्शन सी है नहरी सिंचाई और ऑप्शन डी है बालू व बालू का स्तूपों का एकत्र होना। तो कौन सा है एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो इसमें होगा नहरी सिंचाई है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। इसी के साथ ये अपने 120 प्रश्न हो गए हैं। ये इसका सेकंड पार्ट था।